पढ़ने वालों को मेरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 घटनाएँ दी हुई हैं। पहली घटना आप देखिए यहाँ पर एक लड़की है जिसके बाल खड़े हुए हैं और एक बॉडी को टच किए हुए है। ऐसा क्यों? दूसरी घटना में आपको यहाँ पे आसमान से बिजली कड़कती हुई दिखाई पड़ रही है। तीसरी घटना को ध्यान से देखिए तो ये टीवी स्क्रीन के पास जैसे ही आप जाते हैं तो आपके हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? चौथी घटना देखिए, जैसे ही आप किसी ट्रेन या बस में बैठे हुए हैं और आप आगे खिसकते हैं और खिसकने के साथ ही जैसे ही आप किसी लोहे की रॉड को टच करते हैं, आपको अचानक से एक झटका लगता है। और 5वां इंसिडेंट क्या है कि जैसे ही आप सर्दियों में ऊनी कपड़े एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, आप पाते हैं कि उनमें से चटर-पटर की आवाज़ आ रही है और एक हल्का-सा लाइट का स्पार्क भी दिखाई पड़ सकता है यदि अंधेरा हो तो। इन सारी घटनाओं के पीछे क्या वजह है? ऐसे कौन से कारण हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो जब आपका पहला चैप्टर खत्म होगा तब तक आप इन सारे सवालों का जवाब जान जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की। तो चार्जिंग क्या है? चार्जिंग का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस चार्ज। कहीं ना कहीं से कोई चार्ज आपके बॉडी पे आ गया है या फिर आपने जनरेट किया हुआ है। दूसरी बात है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? आपको पता होगा क्लास 11th से कि जब दो बॉडी उनकी सरफेस आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन होता है सरफेस के बीच में, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, राइट? सो नाउ यहाँ के केस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट हम रब कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी को। ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे आपके पास एक ग्लास रॉड है, दूसरा है सिल्क का एक कपड़ा, राइट? तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को ऐसे घिसना है या फिर रबिंग करनी है। ऐसा ही आप एक ग्लास रॉड के साथ कीजिए, उन दोनों को रख दीजिए। दूसरा कपड़ा उठाइए, दूसरी रॉड उठाइए, उनको आपस में रब कीजिए और उनको रख दीजिए। अब आपको यहाँ पे अच्छा सा काम करना है। क्या करना है? दोनों ग्लास रॉड को पास लेके आता आना है। मान लीजिए ये 2 ग्लास रॉड हैं, आप इन दोनों को पास लेके आए। आप देखोगे कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। वहीं अगर आप दोनों वूलन क्लॉथ्स को पास लेके आए तो आप देखोगे कि वो भी रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई रिपेल क्यों हो रहा है? बट वहीं अगर हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क को लेके आए तो आपको मिलेगा कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो फॉर समरी, ग्लास रॉड आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे होगा रिपल्सन, ठीक है, यानी कि दूर भागेंगे। इन दोनों में भी होगा आपस में क्या? रिपल्शन। बट अगर हम लोग ऐसा करें, एक ग्लास रॉड हो, दूसरा सिल्क का कपड़ा हो, राइट? चाहे ऐसे ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, राइट? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं। ऐसा ही हम लोग एक इंसिडेंट और समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास एक प्लास्टिक की रॉड है और एक वूलन क्लॉथ है। फिर से सेम एक्टिविटी करनी है। वूलन क्लॉथ से प्लास्टिक रॉड को रब करना है, दोनों में बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। जिसके बाद आप देखोगे कि यदि आपने दूसरी प्लास्टिक रॉड के साथ भी ऐसा किया है, अब आपके पास 2 प्लास्टिक रॉड है, 2 वूलन क्लॉथ है। अब आप प्लास्टिक रॉड के पास लेके जाइए, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा? यहाँ पर भी आपको रिपल्सन मिलेगा, ठीक है? और अगर वूलन क्लॉथ आप उसमें पास लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको रिपल्शन मिलेगा। बट प्लास्टिक रॉड और वूलन क्लॉथ हो तो अट्रैक्शन मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 2 इंसिडेंट देखे, अट्रैक्शन और रिपल्सन के। क्या कारण है? चलिए अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। तो बहुत सी केयरफुल स्टडीज के बाद ये पता लगा कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो एक क्वांटिटी के कारण हो रहा है। उस क्वांटिटी को बोला गया चार्ज, राइट? सो नाउ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हो रहा है एक क्वांटिटी के कारण, जिसका नाम दिया गया चार्ज, ठीक है? अभी आगे समझते हैं चार्ज को और डिटेल में।
अच्छा, अब इस चार्ज के भी दो प्रकार पाए गए, एक को नाम दे दिया पॉजिटिव, एक को नाम दे दिया नेगेटिव। ठीक है, अब किसको पॉजिटिव या किसको नेगेटिव, तो इसका एक कन्वेंशन ले लिया। क्या कन्वेंशन ले लिया, जो हमारे पास ग्लास रॉड है और जो वूलन क्लॉथ पे जो चार्ज आया था उसको बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर जो सिल्क में जो चार्ज आया प्लस जो प्लास्टिक रॉड में चार्ज आया उसको बोल दिया गया नेगेटिव चार्ज। राइट, अब क्या करेंगे, दूसरी बॉडीज का चार्ज कैसे पता करेंगे, हम दूसरी बॉडी जिस पे चार्ज है उसको लेके आएंगे, वो जिस किसी के भी साथ रिपल्शन में होगी, यदि पॉजिटिव के साथ रिपल्शन में है यानी ग्लास रॉड या वूलन क्लॉथ के साथ रिपल्शन में तो बोल देंगे पॉजिटिव, और वहीं अगर वो रिपल्शन में है प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क के क्लॉथ के साथ तो उसे बोल देंगे उस पर है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये तो हो गया चार्ज के लिए, बट इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। हमने देखा यहाँ पे कि रबिंग हुई और रिपल्शन शुरू हो गया या अट्रैक्शन शुरू हो गया, क्यों भाई? तो देखिए, इसके लिए पहले समझते हैं कि इसके लिए पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या, जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन क्या करेगा, जनरेशन ऑफ हीट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हर एक बॉडी कंपोज्ड है किससे, एटम्स। एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो कुछ आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, या यूं बोल सकते हैं सबसे कम अट्रैक्शन होता है। अच्छा, तो जब रबिंग होगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और एक एप्रोप्रिएट एनर्जी होने पे ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। हमें ये चीज़ पहले से पता है, राइट। अब देखिए, अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी हैं तो उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, यानी बहुत सारे वेरिएशन है। जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। पहले मटेरियल का कुछ अलग होगा दूसरे मटेरियल से। ठीक, ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fa1 इज नॉट इक्वल टू Fa2। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है। अच्छा, अब देखिए, जैसे हमने फ्रिक्शन किया, हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होने पे मिली जो उस सरफेस पे जो भी एटम्स थे, इलेक्ट्रॉन्स ने उस हीट को लिया और वो अपनी अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गए। ठीक, अच्छा, हमें ये पता है कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, तो क्या होगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंट है। तो ऐसा होगा कि जिसका कमजोर होगा उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएगा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो उसको बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा, या यूँ बोले उसको बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर इतनी सी बात? सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, ए का, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। ठीक, ये जल्दी से नहीं देगा, इसकी कम होगी। ठीक, तो हमारे पास मान लो दो बॉडीज थी। ठीक, हमने इनको रब किया आपस में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले इस बॉडी से। ठीक है, कहाँ जाएंगे फिर, दो ही बॉडी कांटेक्ट में तो इसके पास चले गए। ठीक, ओके, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास। ठीक है, यहाँ से कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, तो अगर आप देखेंगे तो नेट किससे ज़्यादा गए, बी वाली से, बी से ए की तरफ ज़्यादा गए, तो बी पर नेट क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ए पे नेट चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। क्यों हो गए,
क्योंकि उन्हें हीट मिली। हीट कहाँ से मिली? फ्रिक्शन से। तो पूरा प्रोसीजर किस चीज़ का है? हीट जनरेशन का। हीट जनरेशन का इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था वो जल्दी बाहर आ गए। जल्दी बाहर आ गए तो एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो गए, राइट। हालांकि दूसरे से भी पहले भी कुछ ट्रांसफर हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट तो से भी मिली है, लेकिन जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था वहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए अपनी ऑर्बिट से, दूसरी जगह चले गए। तो जब आप नेट चार्ज देखोगे तो जहां से ज्यादा चले गए वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। और जहां पर आ गए वहां पे नेगेटिव। तो यूं बोले कि जिसका इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है वहां पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर इतनी सी बात? ओके, ठीक। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानते हैं, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर्स ऐसे कंपाउंड्स एलिमेंट हैं जो इजी फ्लो होता है जिसमें चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इजी, फ्लो ऑफ चार्ज इज इजी। इंसुलेटर में क्या होता है? या तो चार्ज फ्लो होता ही नहीं है, या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है, नो फ्लो, या फिर वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब हम लोग एक बात समझते हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो फोर्स, जो चार्ज जनरेट होता है फ्रिक्शन से, वो बहुत ही कम होता है, राइट। लिख देता हूं मैं, चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, पहली चीज, ठीक है। इस बात को याद रखना है। ओके, अब देखिए हमारे पास, हमने अभी तक क्या लिया था? ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक रॉड, वूलन क्लॉथ। ये सब क्या थे? ये सब थे इंसुलेटर, राइट। इंसुलेटर थे, तो चार्ज जनरेट हो रहा था और हमें पता भी चल रहा था, ठीक है। अब सवाल ये आता है, क्या क्या सिर्फ ये इंसुलेटर्स में ही होता है या मेटल्स या कंडक्टर में भी हो सकता है? तो आइए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो इंसुलेटर हों, टू इंसुलेटर्स हों, तो हमें चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। चार्ज बाय फ्रिक्शन पॉसिबल है। बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है कि उन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट हो, राइट। सपोज दैट अगर सेम हो तो क्या होगा? देखो सेम है, मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। हमने सेम एलिमेंट लिया हुआ है या सेम कंपाउंड, कुछ भी लिया हुआ है, सेम चीज है, राइट, सेम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास ऐसे। तो जैसे ही फ्रिक्शन होगा, जैसे ही फ्रिक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। अब कौन से होंगे? क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी सेम चाहिए, तो ये माना जा सकता है कि दोनों से इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होगा अब? जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे लगभग उतने ही यहाँ से यहाँ जाएंगे, राइट। मान लो ए से बी तक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, बी से ए तक आए 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कोई नेट चार्ज हुआ? नो नेट चार्ज, राइट। अगर सेम है तो नो नेट चार्ज। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सेम एलिमेंट ले लेंगे तो हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। क्लियर इतनी सी बात? ओके, अच्छा, एक बात हो गई। इसके अलावा मान लीजिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेते हैं इंसुलेटर, एक लेते हैं मेटल, ठीक। ओके, एक लिया हमने इंसुलेटर, ये हो गया इंसुलेटर, एक ले लिया मेटल। शर्त यह है कि मेटल को हम लोग अगर टच कर रहे हैं तो हम लोग किसी ग्लव्स को पहन के कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेटल एक अच्छा कंडक्टर है। अगर हम ग्लव्स पहन के करेंगे, अगर चार्ज उस पर जनरेट हुआ तो हमारी बॉडी से फ्लो के ग्राउंड में चला जाएगा, राइट। और नहीं हुआ हमें तो भी नहीं पता चलेगा। तो दोनों ही केसेस में हमें मेटल पे चार्ज पता नहीं चलेगा। तो चार्ज फ्लो ना हो पाए और जनरेट हो तो मेटल पे ही रह जाए,
इसके लिए हम लोग ग्लव्स का यूज करेंगे, राइट। सो हमने ग्लव्स पहन के मेटल और इंसुलेटर को रब किया, उनके बीच फ्रिक्शन पैदा किया, तो क्या चार्ज जनरेट होगा? बिल्कुल होगा। मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इंसुलेटर पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखने वाली बात ये है कि मेटल पे चार्ज रहेगा कहाँ? इंसुलेटर पे तो ये होगा कि जहां पर भी चार्ज जनरेट होगा वहीं रह जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो होगा नहीं, जहां है वहीं रहेगा। सपोज दैट इस पॉइंट पे पैदा हुआ तो यहीं रह जाएगा। लेकिन मेटल में क्या होगा? मेटल में पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो हो सकता है, एक ही जगह क्यों रहे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ओके। बट अगर आपने यहाँ पे अपना हाथ टच किया बिना ग्लव्स के, तो ये चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, राइट। ओके। अब मान लीजिए दो मेटल ही मेटल हो, तो दो मेटल हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या है? अच्छी कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज आएगा पूरी बॉडी पे फ्लो हो जाएगा, और कोई बॉडी और कनेक्टेड होगी और उसमें भी वो भी कंडक्टर है, तो उसमें भी फ्लो हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो चार्ज होता है फ्रिक्शन से कैसा होता है? बहुत कम होता है जनरेट, वेरी लेस, ठीक है। और लेस चार्ज अगर पूरी बॉडी पे फैल और जाए तो क्या मिलेगा? और कम। अब मिलेगा, राइट। सो अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन है कि दो मेटल ही और मेटल रब कर रहे हैं, तो अगर चार्ज जनरेट हो भी जाए तो वो इतना कम होगा कि आप पता नहीं कर पाओगे, राइट, या पता करना बहुत डिफिकल्ट। दूसरी बात, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप दो मेटल रब कर रहे हैं, और मेटल क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही आप रब करोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा हैं और इतना अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जितने एक मेटल से दूसरी मेटल के पास जाएंगे, लगभग उतने ही दूसरी मेटल से पहली मेटल के पास चले जाएंगे, राइट। तो नेट चार्ज दोनों मेटल पे क्या मिलेगा? लगभग जीरो। तो ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा कि जब भी दो मेटल्स के बीच फ्रिक्शन होता है तो उन पर कोई भी नेट चार्ज आपको नहीं मिलेगा, राइट। नो नेट चार्ज किसके केस में? दो मेटल्स के केस में। बट थ्योरेटिकली वेरी 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 लो चार्ज मिल सकता है, राइट। याद रखिए, क्यों? क्योंकि अगर दो मेटल डिफरेंट हैं तो उनके बीच जो भी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हालांकि वो बहुत ही कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बहुत 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 कम इलेक्ट्रॉन्स द्वारा नेट चार्ज हो सकता है, लेकिन क्या होगा? वो नेट चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है। तो इफेक्ट क्या होगा? और कम। तो प्रैक्टिकली क्या मिलेगा? नो नेट चार्ज। तो सेफ आंसर क्या है? अगर कभी ऑप्शन में आए तो आप लगाओगे नो नेट चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ टू मेटल्स आर रबिंग ईच अदर। ओके, क्लियर है इतनी सी बात? नाउ यहाँ तो बात हुई फ्रिक्शन की और चार्ज जनरेट करने की। तो अगर हमें चार्ज का अमाउंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रिक्शन और अच्छे से करना पड़ेगा, राइट। कुछ ऐसा करें जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए। अच्छा, लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दें जिससे फ्रिक्शन बढ़ने की जगह फ्रिक्शन कम हो जाए, तो क्या हमें चार्ज मिलेगा? सोचने वाली बात है। तो आंसर है नहीं। क्यों? अगर फ्रिक्शन कम है तो हीट भी कम होगी, हीट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कम होगा तो चार्ज भी कम मिलेगा, राइट। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जब कंघी करते हैं, राइट, और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो जब आप कंघी करोगे तो आपके हेयर्स में वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। क्यों? उनके बीच फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। वहीं अगर आपके हेयर ऑलरेडी वेट हो और आपने कॉम्ब किया तो वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि जो पानी की ड्रॉपलेट्स आ गए उन्होंने फ्रिक्शन को कम कर दिया है। फ्रिक्शन कम तो नेट चार्ज भी कम मिलेगा आपको, राइट। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको
चार्जिंग बाई फ्रिक्शन समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।